लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता कभी मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और क्लास संख्या है आज 22। इससे पहले 21 वीडियो हमने कर लिए। अगर आपने नहीं देखे, पहली बार जुड़े आप, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिसने आज की 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी, जिसमें 9th क्लास की जो कृतिका पुस्तक है उसका दूसरा पाठ है जो चल रहा क्या, आज वो कंप्लीट हो गया, उसका सेकंड भाग था आज। तो वो भी आप 3 बजे वाली क्लास भी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है। प्रारंभ करते हैं हमने इस पुस्तक से, जो कि कक्षा 11-12 के लिए कॉमन पुस्तक है, बोर्ड में माफ़ कीजिए, बोर्ड में चलती है। आदिकाल देख लिया हमने और भक्तिकाल कर लिया, और आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं तीसरा जो काल विभाजन है उसमें रीतिकाल को। ठीक है, और यहाँ से सीधे सीधे सवाल है जो पूछे जाते हैं और जाएंगे भी आगे भी। तो प्रारंभ करते हैं। इसके समयावधि की हम देखें रीतिकाल के, तो 1643 से 1843 ईस्वी। ठीक है मामला। नामकरण की बात कर लेते हैं पहले तो, कि किन किन विद्वानों ने रीतिकाल को क्या कुछ नाम है जो देने का प्रयास दिया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में संवत 1700 से संवत 1900 तक के काल को यहाँ पर, यानी कि 1643 से 1843 को उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल नाम दिया है। तो इन शुक्ल साहब ने जो ये समयावधि ऊपर लिखी हुई है, इसको क्या उत्तर मध्यकाल अथवा हम कह सकते हैं रीतिकाल है जो नाम दिया था शुक्ल महोदय ने। ठीक है, एक बात तो, जिसमें सामान्य रूप से श्रृंगारप्रक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। तो रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता है, इसमें श्रृंगारप्रक लक्षण ग्रंथों की रचना देखने को मिलती है आपको। आगे हम बात करें नामकरण की दृष्टि से ही इस काल को विभिन्न विद्वानों ने अनेक नामों से पुकारा है। लिखिए एरो मार्क करके, ये सवाल सीधे सीधे यहाँ से पूछे गए हैं कई बार। मिश्र बंधु इसे अलंकृत काल कहते हैं, यानी कि जो रीतिकाल है इसको जो मिश्र बंधु है वो क्या कहते हैं, अलंकृत काल कहते हैं। आगे एरो मार्क करके लिखिए, पंडित विश्वनाथ प्रसाद श्रृंगार काल है जो संज्ञा देते हैं। मिश्र बंधु जहाँ अलंकृत काल कहते हैं रीतिकाल को, वहीं विश्वनाथ प्रसाद है जो श्रृंगार काल है जो कहते हैं। तो किसी ने कलाकाल कहा है, परंतु इनमें से कोई प्रदत्त रीतिकाल के नाम प्रचलित और स्वीकृत न हो सका। यद्यपि इस काल में श्रृंगारप्रक रचनाओं की ओर कवियों का क्या विशेष ध्यान रहा, परंतु नीति, भक्ति और वीर भावनाओं को भी आधार मानकर रचना करने वाले कवि है जो कम नहीं थे इस काल में भी। इसीलिए इस काल को श्रृंगार काल कहना क्या होगा, अनुपयुक्त होगा। आगे हम बात करें तो इस काल को कला काल अथवा अलंकार काल कहना भी एक एकांगी विचार होगा, क्योंकि इस नाम को स्वीकार करने से इस काल की जो कविताओं का भाव पक्ष है वो छूट जाता है फिर। तो इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति का बोलबाला रहा, रीति पद्धति पर। इसीलिए इस काल को क्या कहा, रीतिकाल कहना ही क्या होगा, उपयुक्त होगा साहब। ठीक है मामला। अब देखिए रीतिकाल में जो रीति जो शब्द आता है, इस शब्द की व्याख्या और रीति काव्य का लक्षण, ये नोट कीजिए, रीति शब्द की व्याख्या और रीति काव्य का लक्षण। तो संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति शब्द काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है। ठीक है, किसके लिए, काव्यांग, काव्य के अंग विशेष के लिए रूढ़ होता है संस्कृत काव्य शास्त्र में, जिसे काव्य की आत्मा बताकर आचार्य वामन ने तत्संबंधी अलग संप्रदाय का है जो प्रवर्तन किया था। ठीक है, आचार्य वामन के अनुसार गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठना पद्धति विशेष का नाम क्या है, रीति है। रीति संप्रदाय आचार्य वामन कहते हैं गुण विशिष्ट रचना अर्थात पद संगठना पद्धति जो है वो विशेष का नाम क्या है, रीति, एक ढंग कह सकते हैं। व्याकरण के अनुसार
गति अर्थक रिंग धातु के साथ तिच प्रत्यय लगने से ये मार्ग का वाचक ठहरता है। यहाँ पर क्या, मार्ग का वाचक। रिंग धातु के साथ तिच प्रत्यय लगने से ये क्या, मार्ग का वाचक ठहरता है। रीति शब्द, संस्कृत काव्य शास्त्र में बात करें हम तो रीति शब्द काव्य रचना के मार्ग अथवा पद्धति विशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और व्यवहार में लाया गया है। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में भी अनेक ने काव्य रचना पद्धति को क्या, रीति और उसके पर्याय पंथ से ही अभिहित किया। मतलब एक ढंग, एक तरीका, एक वे, काव्य रचना की एक पद्धति कह सकते हैं, वो क्या, रीति कही। जैसे कि कवि देव ने कहा, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति। कवि भूषण ने क्या कहते हैं, सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी, कविन को पंथ शिवराज भूषण के लिए। कवि चिंतामणि क्या कहते हैं इसके संबंध में कि रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुध अनुसार, कविकुल कल्पतरु में। ठीक है मामला। तो रीति को लेकर इन विद्वानों ये चीजें कही है यहाँ पर। आगे हम बात करें इसमें तो हिंदी के जो आधुनिक इतिहासकार और आलोचक है, इन्होंने भी रीति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में है जो किया है। मिश्र बंधुओं के अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने की रीति है जो सिखलाते हैं। मानो वे संसार से कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक के कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। मिश्र बंधु विनोद भाग 2 से ये लिया गया। मतलब कि एक वही बात, तरीका कह सकते हैं कि इस तरीके से ये करना है, इस तरीके से ये करना है। तो रीति का सीधा सा अर्थ होता है तरीका या कोई एक ढंग या पद्धति। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रखकर है जो की गई है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में अधिकांश कवियों ने संस्कृत काव्य शास्त्र की बंधी हुई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की। इसलिए आज उनके काव्य को रीति काव्य और उनको रीति कवि है जो कहा जाता है। कवियों ने क्या, संस्कृत काव्य शास्त्र की जो बंधी हुई परिपाटी है उस पर अपने काव्य की रचना की। इसीलिए उनका जो काव्य है वो तो रीति काव्य और उनको खुद को स्वयं को रीति कवि है जो कहा जाता है। अब रीति काल के अंदर उस समय क्या कुछ परिस्थितियां थी वो हम देखते हैं। परिस्थिति संबंधित प्रवृत्तियों और उनकी विशेषताएं जो बनती है वहाँ से अक्सर सवाल है जो पूछे जाते रहे हैं। देखिए साथियों, आप कहीं से भी कुछ भी इतिहास पढ़े लेकिन ये पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है हमेशा से ही। देखिए, साहित्य के निर्माण में उस युग के वातावरण का विशेष योगदान होता है। साहित्य निर्माण जिस भी समय का होता है उस समय उस दौरान जो परिस्थितियाँ रहती है, देश काल जो वातावरण की रहता है वहाँ उस समय का, तत्कालीन समय का, उसका विशेष योगदान रहता है किसमें, साहित्य सृजन के अंदर, साहित्य निर्माण में। अतः किसी भी काल की साहित्यिक गतिविधियों को यथार्थ रूप से समझने के लिए उस समय की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक और साहित्यिक जो परिस्थितियाँ, सिचुएशंस रहती है उनका अध्ययन है जो आवश्यक होता है। इस कारण यदि रीतिकाल का अध्ययन करना है तो उसकी प्रेरक परिस्थितियों का अध्ययन भी आवश्यक है। यानी कि रीतिकाल का अध्ययन करना है तो रीतिकाल के अंदर जो साहित्य सृजना हुई उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनका अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। उस समय के हम रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो उनमें हिंदी साहित्य में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। इस समय में निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। अकबर के बाद कौन, जहांगीर ने राज्य के संबंध में कोई विशेष योगदान नहीं किया। उसकी विलासिता और असंतुलित लालसा उसके उत्तराधिकारियों क्या विरासत में मिली। केंद्र में शक्तिशाली सत्ता विराजमान थी। राजा और सामंत उसके अधीन थे। उत्तर भारत के अधिकांश राजा स्वदेश रक्षण हेतु नहीं लड़ते थे। देखिए, साहित्य के साथ साथ आपको कुछ कुछ चीज़ें इतिहास की भी, भारत के इतिहास में क्या कुछ घटनाएं घटित हुई, क्या कुछ चला, वो भी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि उस समय की जो परिस्थिति है उसी के अनुसार साहित्य की सृजना होती रही है, साहित्य के अंदर प्रभाव पड़ा है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है बेस बनाने के लिए। तो अपने स्वामियों के लिए अथवा अपने झूठे अहंकार के लिए लड़ते थे उस समय राजा। शाहजहाँ का काव्य की ओर विशेष झुकाव था। राजाओं में
प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक थी, दिखावे की। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। औरंगजेब अपने ही भाइयों का कत्ल करके क्या बादशाह बना। उसकी नीति असहिष्णुता की नीति थी, किसकी? औरंगजेब की। तो ये भी देखिए, सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है इतिहास के अंदर, असहिष्णुता की नीति किसकी? औरंगजेब की। हिंदुओं में जातीय स्वाभिमान जगने लगा। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल जिसे वीर राजाओं ने मुगल सत्ता से क्या लिया? लोहा लेना प्रारंभ किया, मुकाबला करना प्रारंभ किया। पंजाब में अपने गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षार्थ के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु ने। कई बार पूछा गया। मुगलिया सत्ता से टकराना है जो प्रारंभ कर दिया था। औरंगजेब की जैसे मृत्यु होती है उसके बाद में केंद्र की राज सत्ता क्या ढीली पड़ जाती है और उसके साम्राज्य का पतन होना क्या है? शुरू हो जाता है। वहीं अनेक देशी राजा स्वतंत्र आचरण करने लगते हैं कि बस हम तो आज़ाद है साहब, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभुत्व जो स्थापित कर लिया था, अपना अड्डा जमा लिया था, या यूँ कहेंगे अपना खूंटा गाड़ लिया था। राजमहल जो थे आनंद प्रमोद में और भोग विलास के केंद्र बन गए थे। केवल रीतिकालीन काव्य पर इसका असर पड़ना स्वाभाविक ही था। इसलिए इस काल के जो साहित्य है उस पर भोग विलास और तजन्य सौंदर्य बोध का गहरा प्रभाव पड़ा। भूषण जैसे कुछ कवि ही थे जिन्होंने वीर रस की रचना कर जनता के स्वाभिमान को जगाने की क्या थी? चेष्टा की थी रीतिकाल में भी। ये तो होगी राजनीतिक परिवेश। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों की, जिनमें बादशाहों और राजाओं की विलास, लिप्सा और वैभव प्रियता का सामंतीय जीवन पर भी पर्याप्त प्रभाव। यानी कि जो कुछ जैसा परिवेश रहेगा, जैसा कलमकार देखेगा, उन्हीं चीज़ों को तो अपने काव्य के अंदर अंकित करेगा। तो वही चीज़ काव्य सृजना में शामिल होने लगी। अमीर उमरा और सामंत जो है जनता का शोषण करते थे, उनके लिए कर से भोग विलास के साधन एकत्र करते थे। राजाओं में ही नहीं, सामंतों और अभिजात्य वर्ग में बहुपत्नित्व का चलन था, मतलब एक से ज़्यादा पत्नियों का चलन था। नारी के प्रति सम्मान का भाव कम हो गया था। गरीब जनता अकाल महामारियों से तो त्रस्त थी ही, सामंतों के शोषण की चक्की में भी पिस रही थी। आगे हम बात करें तो अंधविश्वास बढ़ रहे थे, राष्ट्रीयता की भावना लुप्त हो रही थी रीतिकाल के समय में। इसलिए रीतिकाल के लेखक ने भी समाज और राष्ट्र के प्रति लगाव के दृष्टिकोण का भाव अत्यंत न्यून मात्रा में दिखाई देता है। धार्मिक परिस्थितियों की हम बात करें तो इस युग में सभ्यता और संस्कृति का क्या ह्रास हो रहा था। संस्कृति गर्त में जा रही थी, नैतिकता का अभाव हो रहा था। अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, बाह्य आडंबर, ये सब कुछ क्या धर्म कहलाते थे। राधा और कृष्ण की भक्ति की सात्विकता का स्थान स्थूल और इंद्रियकता ने, मतलब इंद्रियों की केंद्रता ने ले लिया, श्रृंगारिकता ने ले लिया। भक्ति काल के राधा कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक तत्व लुप्त प्राय हो गया था, आध्यात्मिक तत्व उसमें मिट सा गया था, यूँ कहिए। कलात्मक और साहित्यिक परिस्थितियों को हम देखें उस समय तो मुगल काल के दौरान शिल्प कला, चित्रकला और संगीत कला में क्या पर्याप्त जो प्रगति देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में तो उन्नति हुई थी, परंतु जीवन के अन्य क्षेत्र के समान कला क्षेत्र में भी प्रदर्शन की ही प्रमुखता रही, दिखावे गई। इन सभी कलाओं में उस युग की सभी प्रवृत्तियां दिखाई देती है। परंपराबद्ध शैली, अलंकार की अतिशयता, चमत्कार वृत्ति, रोमानी वातावरण की सृष्टि करना, कला और साहित्य सभी क्षेत्रों में दृष्टिगोचर हो रही थी। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं रीतिकाल की साहित्यिक परिस्थितियों में। परंपराबद्ध शैली जिसमें अलंकार की अतिशयता देखने को मिलती है, चमत्कार वृत्ति, रोमानी वातावरण की सृष्टि करना, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर उस समय मिलती है। वास्तव में रीतिकाल के कवि, चित्रकार, कलाकार और संगीतज्ञ सभी आश्रयदाताओं की कृपा पर पल रहे थे। आश्रयदाता के अलंकार प्रिय और विलासी होने के कारण उनकी रुचि और प्रसन्नता के लिए ही कवि, कलाकार और संगीतज्ञ स्वतंत्र दृष्टि से सृजन नहीं कर पा रहे थे। जैसा राजा होगा उसकी प्रशंसा में उसको खुश करने के लिए कि बस अशरफियाँ चाहिए। कुछ एक कवि थे जो अलग से स्वतंत्र अपने ही हिसाब से रचना कर रहे थे, बाकी राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए जैसा देख रहे थे उसे अनुरूप वर्णन करते रहे, तो वही साहित्य सृजना होती रही। इसीलिए इनमें भी चमत्कार प्रदर्शन, श्रृंगार परकता और पांडित्य प्रदर्शन की क्या प्रवृत्ति दिखाई देती है। तथापि इस काल को कला और साहित्य की दृष्टि से समृद्ध काल कह सकते हैं। इस काल को कला और साहित्य की दृष्टि से। अब देखिए रीति काव्य की विशेषताएं, लिखिएगा ये रीति काव्य की विशेषताएं या रीतिकालीन काव्य की विशेषताएं।
नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम जो जो मैं कहूँ वो नोट करते जाइएगा। साहित्यकार जो और उसके साहित्य पर काल विशेष की सिचुएशन का, परिस्थितियों का प्रभाव तो पड़ता ही है। रीतिकाल में भी हिंदी साहित्य पर तत्कालीन जो सिचुएशन थी, परिस्थितियाँ थी, उनका प्रभाव पड़ा। परिस्थिति से प्रेरित होकर, पुष्ट होकर जो प्रवृत्तियाँ सामने, उनमें आचार्यत्व, लिख लीजिए, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, ये चीज़ें साहित्य में मिली। रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई, ये भी लिख लीजिए। रीतिकालीन जो साहित्य की सृष्टि होती है वो सामंतीय वातावरण में होती है। तत्कालीन राज दरबारी कवियों ने स्वांत सुखाय काव्य रचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। मतलब तत्कालीन जो राज दरबार में जो कवि रहते, उन्होंने स्वांत सुखाय काव्य की जो रचना है वो उनसे अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। वो राजा के प्रशंसा में लिखने लगे थे। स्वामी को प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक रही, बस ज़्यादा से ज़्यादा दिखावे वाली, कि हाँ राजा खुश होना चाहिए। श्रृंगार रस की प्रधानता में प्रेम का स्थान रसिकता ने ले लिया था। तो रीति काव्य की विशेषताओं में पहले लिखी है सबसे प्रमुख श्रृंगारिकता की भावना। श्रृंगारिकता की भावना मिलती है एक तो रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का एक प्राण है, यूँ के प्राण तत्व है। इस समय भौतिक वातावरण भी श्रृंगारिक मनोवृत्ति की सर्वथा अनुकूल था, चारों तरफ वही चल रहा था। श्रृंगार पर रचनाएं भक्तिकाल में भी होने लगी थी। कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में रसिक भाव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, परंतु रीतिकाल में तो कवियों ने उन्मुक्त, बिल्कुल खुले मन से श्रृंगार सरिता में गोते लगाए हैं। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की है जो प्रमुख प्रवृत्ति रही है, जिसमें नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, अलंकार आदि के लक्षण प्रस्तुत करते समय भी श्रृंगार का प्रतिपादन किया है। दूसरी, आचार्यत्व का प्रदर्शन, यानी पांडित्य प्रदर्शन, कि मुझ में मैं कितनी कलाकारी कर सकता हूँ और किन छंदों का प्रयोग कर और कैसा चमत्कार प्रदर्शन कर सकता हूँ साहित्य के। तो अपना जो पांडित्य प्रदर्शन, अपना आचार्यत्व दिखाने का है ना, वो प्रदर्शन करने वाली समावेश है जो इस समय के साहित्य में देखने को मिलता है। ये भी एक रीतिकालीन जो साहित्य है उसकी प्रमुख विशेषता है, लिख लीजिए। इस काल के कवियों में श्रृंगारिकता के बाद जो प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती वह है आचार्यत्व का प्रदर्शन। रीतिकाल में कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। कवि कर्म और आचार्य कर्म एक साथ चलते रहे। इस काल के लगभग जो सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया। रीतिकाल में ज़्यादातर क्या लक्षण ग्रंथ लिखे गए, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यद्यपि अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों के नाम पर संस्कृत साहित्य शास्त्र का ही अनुवाद सही किया है। कवि कर्म के लिए भावुक हृदय और कोमल भावना का होना आवश्यक है और आचार्य कर्म के लिए बुद्धि की परिपक्वता और विवेचन शक्ति की आवश्यकता रहती है। देखो बहुत अच्छी बात है, आपको मस्तिष्क में ध्यान में रखना है कि अगर आपको केवल कवि कर्म निभाना, कवि का जो कार्य होता है वो करना है, तो उसके लिए भावुक हृदय होना चाहिए और कोमल भावना का होना आवश्यक है। लेकिन आचार्य कर्म करना यानी कुछ अलग से दिखावे वाली काम करना, तो आचार्य कर्म के लिए तो फिर आपको बुद्धि की परिपक्वता और विवेचन शक्ति की आवश्यकता है जो रहती है। गोपाल दास नेहरू साहब ने भी कहा है कि मानव होना भाग्य की बात है, लेकिन कवि होना सौभाग्य की बात है। कह सकते हैं हम कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर परिपाटी का पालन ही कवि करते रहे। आचार्य कर्म है जो सफल नहीं हो पाए। अलंकारिकता देखने को मिलती है, ये तीसरी विशेषता लिख लीजिएगा रीतिकालीन साहित्य की अलंकारिकता। वह युग ही प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान था। इसीलिए कवियों ने क्या अपनी कविता में उक्ति चमत्कार द्वारा अपने आश्रयदाताओं और श्रोताओं का रिझाना, अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, इसी प्रकार का साहित्य रचा। वातावरण ऐसा था कि अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में उस समय के कवि को आदर मिलना कठिन था। इसलिए कवि को कविता कामनी को अलंकार के सांचे में डालना जो आवश्यक था। उस काल में शब्दालंकारों में यमक, अब पूछ लिया जाए निम्न में से शब्दालंकार नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। जब अलंकार पढ़ेंगे हम काव्य शास्त्र में और विस्तृत तरीके से हम देखेंगे, तो शब्दालंकारों में यमक, अनुप्रास और श्लेष का प्रयोग कविता में चमत्कार लाने के लिए खूब है जो प्रयोग हुआ है। बिहारी में तो यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है और विरोधाभास और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग तो रीतिमुक्त कवि घनानंद ने भी किया है। तो रीतिमुक्त कवि कौन? घनानंद। रीतियुक्त, रीतिमुक्त, ये सारे कवि जो है हम देखेंगे हम बाद में। ब्रज भाषा की प्रधानता,
तो रीतिकाल के अंदर चौथी रीतिकालीन साहित्य के अंदर ये विशेषता मिलती है, ब्रज भाषा की प्रधानता। प्रकृति से मधुर और सरस होने के कारण रीतिकाल के काव्य में ब्रज भाषा की जो प्रधानता है जो वो दिखाई देती है। ब्रज भाषा का क्या सहज, सरल, कोमल और परिष्कृत रूप रीति काव्य में देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य में हम आगे बात करें तो संस्कृत के बाद जो है ब्रज भाषा का स्थान प्रमुख आता है। प्रकृति से मधुर होने के कारण और कोमल रसों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक हुआ। और इस काल में कवियों ने क्या ब्रज भाषा के साथ किसका, अवधी का भी, बुंदेलखंडी का भी और उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग है जो पर्याप्त मात्रा में किया है। और ब्रज भाषा के माधुर्य का ही परिणाम था कि उस काल के मुसलमान कवियों ने भी इसी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में है जो किया था। पांचवा, वीर काव्य भी मिलता है कुछ। तो रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन गौण रूप से हम देखें तो वीरतापरक रचनाएं भी इस काल में रची गई थी। विशेष रूप से औरंगजेब की धर्मांधता, कट्टरता और असहिष्णुता ने हिंदुओं की सुषुप्त जो वीरता थी उसको जगाने का कार्य किया था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अनेक राजा प्रतिकार के लिए विरोध में खड़े हो गए और अनेक कवियों ने वीररसपूर्ण काव्य रचना कर लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। इनमें कौन थे, वीर परक काव्य रचनाओं वाले में भूषण, सूदन, पद्माकर आदि। ठीक है। भक्ति और नीति भी देखने को मिलती, ये प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है रीतिकालीन साहित्य में। लिख लीजिए छठा पॉइंट, जिसमें रीति काव्य में जहाँ श्रृंगार की प्रधानता है, आचार्यत्व का प्रदर्शन मिलता है, अलंकारिकता देखने को मिलती है, चमत्कार है तो अलंकारों का प्रति जो मोह है वो देखने को मिलता है। वहीं नीति और भक्ति के पद भी रचे गए हैं। वैसे लगभग प्रत्येक कवि ने मंगलाचरण में अथवा ग्रंथों की परिसमाप्ति पर आशीर्वचनों में भक्ति संबंधी पद है जो रचे हैं। और इस काल के कवि ने भक्ति संबंधी पद लिखते समय भी क्या, श्रृंगारिकता का सहारा ही अधिक है जो लिया है। हम बात करें आगे, कवियों का ध्येय होता था, कवियों का मुख्य ध्येय क्या होता था, आश्रयदाताओं को रिझाना, जिनके अधीन वो काम कर रहे हैं, जिनके आश्रय में वो रह रहे हैं, उनको बस खुश करना, प्रसन्न करना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करवाना। यदि आश्रयदाता कविता से प्रसन्न नहीं हुआ तो कविता के बहाना राधा कृष्ण का सुमिरन हो जाता था। रीझी है सु कवि तो जानो कविताई, अगर रीझी है सु कवि तो जानो कवि, अरे रीझ गया है तो जानो कविताई, न तो राधिका सुमिरन को बहानो है। नीति संबंधी पद शतक ग्रंथों में पर्याप्त मिलते हैं। वैसे उस युग के कवियों की नीति और भक्ति की प्रवृत्ति के विषय में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं नीति और भक्ति के विषय में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। ये लाइन लिख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, ये पूछा जा सकता है कि भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो जो नीति थी वो संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न एक मानसिक द्वंद्व के विरेचन के परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी। इसीलिए उस युग के नीति संबंधी जो अन्योक्तिपरक छंदों में कवियों और व्यक्तिगत अनुभवों की छाप जो दिखाई देती है, शांति का आधार थी। यहाँ तक लिख लीजिए, नगेंद्र साहब का है ये। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति निरूपण भी देखने को मिलता है। ऋतु वर्णन के साथ प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में अधिक दिखाई देता है और संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में प्रकृति को महत्व दिया है। इस युग में मुक्तक काव्य अधिक लिखा गया रीतिकाल में, क्योंकि कवि राज दरबारी वातावरण से घिरा हुआ था, उसे चमत्कार पैदा कर वाह वाह लूटनी थी। इसीलिए मुक्तक काव्य शैली उसे अधिक उपयुक्त जान पड़ी। कवित सवैया दोहा में रचित रीति काव्य मुक्तक शैली का क्या है, श्रेष्ठ उदाहरण है। कवित सवैया दोहा में रचित जो रीति काव्य है वो मुक्तक शैली का क्या, श्रेष्ठ उदाहरण है। रीतिकाल में कवियों की रुचि नारी चित्रण में अधिक रही है। इस काल में कवि को नारी का मातृ रूप या देवी रूप ध्यान नहीं रहा। इन्होंने नारी का अतिशयोक्तिपूर्ण है जो वर्णन है जो किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल की वीडियो में हम देखेंगे रीतिकाल की प्रमुख धाराएं और मुक्तक क्या होता है, ये भी आपको जानना है। तो हमने भी कई मुक्तक लिखे हैं तो आपको किसी वीडियो में सुनाएंगे। फिर अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप शेयर नहीं किया तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और जोड़ें उनको। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना है और घंटे पर क्लिक करना है। आपको ऑल नोटिफिकेशन लिखा होगा उस पर क्लिक करना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जुड़े रहें और जोड़ते रहें। 3 बजे वाली क्लास नहीं देखी आपने तो देख लीजिएगा। और कल की वीडियो में हम देखेंगे रीतिकाल के प्रमुख धाराएं।